मैच मैजिकल मसल्स के पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था इनोसेंट जीरो अपने साथियों के साथ आता है और अपनी पावर को यूज करके समय को रोक देता है। वह मैच के पास आकर कहते हैं कि मैं इतने समय से तुम्हें ढूंढ रहा था, काफी खुशी हुई कि तुम ठीक हो, अब तुम्हें पाने के बाद मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाऊंगा मेरे बेटे। इनोसेंट जीरो अब मैच को ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी स्टेडियम में वेलबर्ग आ जाते हैं जो कि उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें मैच को ऐसे ही नहीं ले जाने दूंगा। वो अब इनोसेंट जीरो से कहते हैं कि ईस्टर्न एकेडमी का हेडमास्टर होने के तौर पर मैं तुम्हारी गलतियों को और ज्यादा ओवरलुक नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरफेयर करने दूंगा, भले ऐसा करते समय मैं मारा भी क्यों ना जाऊं। ये सुनकर इनोसेंट जीरो का साथी अपने मन में कहता है कि वेलबर्ग की तारीफ करनी पड़ेगी, टाइम स्टॉपिंग मैजिक से भी वो नहीं रुका, लेकिन ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हम लोग अपना क्रेडिट लेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो वेलबर्ग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वेलबर्ग उसकी तरफ देखते हैं और अब अचानक से एक काफी बड़ी सी एक्स आकर उस बंदे के कंधे पर लगती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसका भ्रम था। वो अब काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या हुआ। ये सुनकर वेलबर्ग हंसने लगता है और उसे कहते हैं कि तुम तो डर गए, अब पीछे भी हट जाओ। ये सुनकर वो बंदा और ज्यादा डर जाता है। ये देखकर इनोसेंट जीरो वेलबर्ग से कहते हैं कि मेरे साथी को इस तरीके से भूली मत करो। तो वेलबर्ग अब उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, जिस पर वो कहते हैं कि मैं बस एक परफेक्ट ह्यूमन बनना चाहता हूँ, बिना मरे, खूबसूरत और पावरफुल, मैं बस यही चाहता हूँ। ये सुनकर वेलबर्ग कहते हैं कि तुम ये सब कुछ पाने के लिए अनगिनत लोगों को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम लोगों की मैजिकल पावर को छीन रहे हो और उन्हें मार रहे हो। तो इनोसेंट जीरो कहते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, तुम इतनी ऑब्वियस चीज क्यों पूछ रहे हो, मेरी फैमिली मेरे भलाई के लिए ही एग्जिस्ट करती है, मैच भी मेरे लिए ही एग्जिस्ट करता है, वो मेरा बेटा है तो ऑफ कोर्स मैं उसे अपने साथ अपने घर वापस लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वेलबर्ग हंसते हैं और कहते हैं कि हम लोग सही में काफी ज्यादा इनकम्पैटिबल हैं। मैच इस दुनिया का उम्मीद का बीकन बनेगा, अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ऐसा बोलने के बाद वेलबर्ग अब इनोसेंट जीरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब इनोसेंट जीरो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो वेलबर्ग से कहते हैं कि काफी ज्यादा समय हो गया है, हमने एक दूसरे से अपनी छड़ियों से फाइट नहीं करी है। हम लोग अब देखते हैं कि वेलबर्ग अपनी छड़ी को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं समन उरुनुस। वहीं पर इनोसेंट जीरो भी अपनी छड़ी को बाहर निकालता है और कहता है समन क्रोनोस, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उन लोगों की पावर एक दूसरे से क्लैश करने लगती है। इनोसेंट जीरो जमीन में से अब काफी सारे क्रिएचर्स को बाहर निकाल देता है वेलबर्ग से लड़ने के लिए और कहता है कि मुझे सिर्फ मैच की जरूरत है और किसी की भी नहीं, इसमें मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। ये सुनकर वेलबर्ग अब अपनी पावर को यूज करते हैं और अब स्टेडियम में कुछ लोग अब वापिस से रिवाइव हो जाते हैं, यानी वापिस से हिलने लगते हैं। उनमें से होता है मैश, मार्ग्रेटे, कैल्डो, ऑटर, डॉट और लेंस। वहीं पर डॉट कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वेलबर्ग उससे कहते हैं कि मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो लोग हिल पा रहे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम इन डीमंस को संभालो और मैं इस इनोसेंट जीरो को संभाल लूंगा। सभी स्टूडेंट्स मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग अब उन डीमंस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर डॉट भी नीचे आकर अपने एक्सब्लॉम का यूज करके उन मोस्टर्स को मारता है। लेंस भी अपनी ग्रेवियल पावर को यूज करके डीमंस को मारता है। वो लोग अब कहते हैं कि आखिर ये सारी चीज क्या है, हमें समझ आ रहा है कि हम लोग इस समय पर काफी बुरी सिचुएशन में हैं और काफी खतरे में हैं। वहीं पर हम लोग कैल्डो को देखते हैं जो कि वेलबर्ग की मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी डीमंस उसके ऊपर हमला करते हैं। वो डीमन काफी ताकतवर होता है, कैल्डो से अपनी तलवार से नहीं मार पाता है, इसे उसे अपनी ब्लैक फ्लेम की पावर यूज करनी पड़ती है उन डीमंस को हराने के लिए। तभी अचानक से उसके पीछे से दो डीमंस उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर ऑटर वहां पर आता है और वो अपनी पावर को यूज करके कैल्डो को बचा लेता है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी डीमंस हैं वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो डबल लाइनर जितने ताकतवर हैं। कैल्डो तुम जाकर वेलबर्ग का साथ दो। जैसे वो ये बात बोलता है अब उनके सामने और काफी सारे डीमंस आ जाते हैं, जिसे देखकर ऑटर कहता है कि लगता नहीं है कि हम लोग को आगे जाने देंगे। जिसके बाद अब वो लोग भी मिलकर उन डीमंस को अब मारने में लग जाते हैं। इनोसेंट जीरो वेलबर्ग से कहते हैं कि क्या ये सही है, तुम इस सिचुएशन को अपने स्टूडेंट्स के हाथों में दे रहे हो। वो सुनकर वेलबर्ग कहते हैं कि तुम अपनी चिंता करो। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर्स को यूज करके अपने आप को और इनोसेंट जीरो को अब आसमान में ले आते हैं और इनोसेंट जीरो से कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अब अगले सीन में वापस हम लोग नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलकर डीमंस को हरा रहे होते हैं। वहीं पर डॉट कहता है कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो लेंस कहते हैं चिंता मत करो, थोड़े समय में हम लोग को सपोर्ट मिल जाएगा, बस हम लोग को थोड़े समय के लिए इन्हें रोक के रखना है। तभी वो लोग आसमान में देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा कांटा होता है और ये कांटा और किसी ने नहीं बल्कि सेल्वोर ने अपनी पावर को यूज करके बनाए हैं। उसे देखकर डॉट को याद आता है कि तो वही बंदा है जिसने पहले भी उन लोग के ऊपर हमला किया था। हम लोग अब देखते हैं कि सेल्वो उस काफी बड़े कांटे को अब नीचे उन लोग के ऊपर फेंकने वाला होता है। तभी उन सभी लोगों के सामने और भी काफी सारे पावरफुल डीमंस आ जाते हैं जो कि उन लोग को बिजी रखेंगे। वहीं पर अब हम लोग मैश को देखते हैं जो कि अकेले खड़ा होता है। उसे देखकर मार्ग्रेटे कहते हैं कि मैश के ऊपर तो कोई हमला कर ही नहीं रहा है, वो यहाँ पर बेड बना दिया गया है, ये एक ट्रैप है। मुझे पता है कि उनके पास एक श्योर फायर तरीका होगा ही मैश को ले जाने का, ये मेरा दिल कहता है। ये सुनकर डॉट अब मैश से कहते हैं कि ये जगह तुम हम पर छोड़ दो, सिर्फ तुम ही वो हो जो कि सेल्वोर को जाकर रोक सकता है। ये सुनकर मैश कहते हैं ठीक है और अब वो सेल्वोर से लड़ने के लिए जाता है। डॉट कहने लगता है कि सेल्वोर ने एक काफी बड़ा टावर बना रखा है, ऊपर तक पहुंचने में तो काफी टाइम लगेगा, उसके दुश्मन तो उसके पास पहुंच भी नहीं पाएंगे। तभी हम लोग मैश को देखते हैं जो कि उस टावर के नीचे आ जाता है और उसे अब लगातार वो लात मारने लगता है और अब इस तरीके से मैश लात मार मार के उस टावर की हाइट को छोटा कर देता है। सेल्वोर अब मैश को देखकर कहते हैं कि हम लोग फिर से मिल गए, टावर तोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है, वो कांटे वाला मैजिक तब तक नहीं खत्म होगा जब तक तुम मुझे नहीं हराओगे। वहीं पर मैश को तो याद ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो सेल्वोर से मिला कहाँ पे था, वो भूल चुका है सेल्वोर को। ये सुनकर सेल्वोर काफी हैरान
हैरान होता है कि मैश उसे भूल गया। जिसके बाद वापस हम लोग स्टेडियम में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपनी पावर को यूज करके उन सभी डीमंस को लगातार मार रहे होते हैं, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहे होते हैं। तभी डॉट को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तभी अब वो बच्चा एक पावर को यूज करता है, इससे डॉट भी अब एक बच्चा बन जाता है। वह सोचता है कि ये क्या हुआ। तभी वो बच्चा वापिस से बड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं क्रिमिनल किंग्स में से एक हूँ, मेरा नाम सीट्रे बेबी है, मेरा मैजिक मेरे दुश्मनों को बच्चा बना देता है, तुम अब बिना कुछ करे मर जाओगे क्योंकि तुम अभी एक बच्चे हो। ये सुनकर डॉट उसे कहता है रुको मैं तुम्हें भी बताता हूँ। ऐसा बोलने के बाद डॉट उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करने की कोशिश करता है, पर डॉट अभी अपना मैजिक यूज ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी वो बच्चा बन चुका है। वो अब काफी घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि ये काफी बुरा है, मैं मैजिक यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस तरीके से तो मारा जाऊंगा, मुझे ये पसंद तो नहीं है, लेकिन अभी जाकर मुझे लेंस की मदद लेनी होगी। ऐसा बोलने के बाद अब वो लेंस के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन लेंस उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा होता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। तभी सीट्रे बेबी उन लोग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लेंस डॉट को बचाता हुआ पीछे हट जाता है। लेंस अब समझ जाता है कि यह बंदा वही है जो कि अपने मैजिक का यूज करके किसी को बच्चा बना सकता है। वो अब डॉट को देखकर कहते हैं कि कैसी बेकार की शक्ल बना रहा है, ये मुझे काफी इरिटेट कर रहा है, लेकिन कुछ भी हो मुझे डॉट को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि अभी वो बच्चा बना हुआ है और साथ में मुझे इन डीमन से भी लड़ना होगा। डीमन सब उन लोग के ऊपर हमला करते हैं जहाँ पर लेंस उनके सारे अटैक को डॉज करता है। तभी उन लोग देखते हैं कि बेबी सीटर वहाँ पर एक झुंझुना फेंक देता है, जिसे देखकर डॉट अब उसके पीछे चला जाता है। इस वजह से लेंस का भी ध्यान भटक जाता है और अब वो डॉट को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी सीटर बेबी अपनी पावर को यूज करके लेंस को ही बच्चा बना देता है। ये देखकर डॉट अब गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम लोग तो फंस गए। तभी एक डीमन उनके ऊपर हमला करता है, तो वो लोग अब छलांग मारकर उस अटैक से बच जाते हैं। तभी उन लोग को वापस से वो झुंझुना दिखता है और अब वो दोनों ही उस झुंझुने के पीछे चले जाते हैं और फिर से वो डीमन उनके ऊपर हमला करते हैं, जिसके अटैक को वो लोग वापस से डॉज करते हैं। डॉट अब कहने लगता है कि मेरी बॉडी अपने आप ही झुंझुने को देखकर रिएक्ट कर रही है। वहीं लेंस कहता है कि शायद से एक तरीका है जिससे कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी सीट्रे बेबी उनके पास आता है और कहते हैं कि जैसे तुम लोग बच्चे बन गए थे तभी तुम लोग हार गए थे, तुम लोग अपनी मैजिकल पावर तक का यूज नहीं कर सकते हो, कितना मजा आ रहा है मुझे, ये एक वन साइडेड बैटल है, तुम लोग पावरलेस हो, तुम लोग मुझे इंजर्ड भी नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद अब उन डीमंस को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। तभी लेंस अपनी ग्रेविल की छोटी सी पावर को यूज करके सीट्रे बेबी को हरा देता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि लेंस एक बच्चा बन गया है, लेकिन फिर भी वो इतना ताकतवर है, ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं पर अब डॉट कहने लगता है कि लेंस की पावर लिमिटेड थी, लेकिन उसने अपनी मैजिक की लिमिट को रेंज में ही रखा। दुश्मन का मैजिक ताकतवर था, लेकिन जो कास्टर था वो कमजोर था, इसलिए लेंस उस पर भारी पड़ा। सही में लेंस एक जीनियस है। इस चीज को देखकर कैल्डो कहता है कि ओकेजनली इस दुनिया में तुम किसी से मिलते हो जो एज गैप को ओवरकम करता है। ईस्टर्न एकेडमी के स्टूडेंट ऐसे ही हैं। हम लोग अब देखते हैं कि लेंस और डॉट वापस से बड़े बन जाते हैं और दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग नैरो और रियो को देखते हैं जो कि यहीं पर आ रहे होते हैं, जहाँ पर नैरो रियो से कहता है कि आखिर वेलबग और इनोसेंट जीरो का क्या रिलेशनशिप है। तो रियो कहता है कि इस दुनिया को एक ग्रेट मैजिक यूजर ने शेप किया था। वो मैजिक यूजर डिवाइन विजनरी की फाउंडेशन बना। वो एक ऐसा पर्सन था जिसकी पावर गॉड के बराबरी की थी। उस पर्सन का नाम था एडम। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जो कि उसके डार्क मैजिक के सामने टिक सके, और वेलबग और इनोसेंट जीरो एडम के सबसे अच्छे स्टूडेंट थे। ये सुनकर नैरो कहता है इसका मतलब इनोसेंट जीरो और वेलबग की पावर इक्वल है। तो रियो कहते हैं हाँ, उन लोगों ने इन्वेड करने के एफर्ट्स करे हैं, इसका मतलब उन लोग के पास जीतने के मौके हैं। रियो मन में कहता है कि अगर वेलबग हारेंगे तो एक रीजन की वजह से हारेंगे। अगले सीन में वापस हम लोग इनोसेंट जीरो को देखते हैं जो कि वेलबग से कहते हैं कि हम लोग काफी समय बाद मिल रहे हैं, मुझे काफी खुशी हो रही है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी शक्ल दिखाता है और उसकी तो शक्ल होती नहीं है। उसे देखकर वेलबग काफी हैरान हो जाते हैं। तो इनोसेंट जीरो से कहते हैं कि तुम अपने पुराने दोस्त को देखकर डर क्यों गए, देख तो ऐसे रहो जैसे कि तुमने भूत देख लिया हो। रुको मैं चेहरा बदल लेता हूँ, लो क्या अब तुम मुझे अपना दोस्त बुलाओगे। वेलबग अब काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने अपनी ह्यूमैनिटी को अबैंडन कर दिया है। जिस पर इनोसेंट जीरो कहता है कि बाकी सभी लोगों से तो मैं ज्यादा इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इसलिए मेरे डिजायर भी काफी डीप हैं। मेरी ग्रीडीनेस की कोई लिमिट नहीं है। आज मेरे दो डिजायर्स हैं। पहला है मैश जो कि मेरा बेटा है, मैं उसे घर ले जाना चाहता हूँ, और मेरी दूसरी डिजायर है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ यहाँ पर। ऐसा बोलने के बाद इनोसेंट जीरो अपनी पावर को यूज करता है जिसका नाम होता है लिविंग डेड। उस पावर को देखकर वेलबग अब काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है। अगले सीन में हम लोग वापस से सेल्वर को देखते हैं जो कि मैश से कहता है कि तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। वहीं पर मैश सोच रहा होता है कि आखिर ये है कौन। वो तो सोच रहा होता है कि ये एक क्रीम पफ है। तभी सेल्वर मैश के ऊपर कांटे से हमला करता है जिसे मैश डॉज कर देता है। इससे मैश को सेल्वर के बारे में याद आता है। सेल्वर मैश से कहता है तो तुम्हें फाइनली याद आ गया कि मैं कौन हूँ। वैसे मैंने सुना कि तुम्हारे जो दोस्त हैं जिनकी मैंने बुरी हालत कर दी थी वो अभी भी जिंदा है। वो लोग तो कॉकरोच की तरह परसिस्टेंट है। तुम्हें हराने के बाद मैं अपने हाथों से जाकर उन लोगों को मार कर आऊंगा। ये सुनकर मैश उसकी तरफ काफी गुस्से में देखता है। वो देखकर सेल्वर को भी गुस्सा आता है और वो मैश के ऊपर कांटों से हमले कर देता है। वहीं पर अब डॉट को दिखाया जाता है जो कि दुआ कर रहा होता है कि मैश ठीक हो, क्योंकि वो यहीं से फील कर पा रहे हैं कि सेल्वर काफी पावरफुल है। डॉट कहते हैं कि पिछली बार मैश ने जैसे तैसे करके उससे रोकने की कोशिश करी थी, वो भी एबल की मत लेकर। पता नहीं मैश इस बार क्या करेगा। वहीं पर अब मैश को दिखाया जाता है जो कि सेल्वर के कांटों वाले हमले के ऊपर दौड़ रहा होता है। ये देखकर सेल्वर काफी हैरान होता है और काफी गुस्सा भी हो जाता है और अब वो लगातार और हमले कर रहा होता है जिसे मैश हर बार डॉज कर रहा होता है दौड़ दौड़
तोड़कर। मैश इसी तरीके से उसके अटैक से बचता हुआ उसके काफी करीब आ जाता है और उसके मुंह पर काफी जोर से मुक्का मार के उसे काफी दूर गिरा देता है। सेल्वर की भी काफी हालत खराब हो जाती है। वो अब कहने लगता है ऐसा क्यों हुआ, पिछली बार तो तुम मेरे अटैक से मुश्किल से बच पा रहे थे। वो सुनकर मैश कहता है कि मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो, तुम वही हो जो कि कांटे से हमला करता है। मैंने पहले तुम्हारे अटैक्स को देख रखा है, तो इस बार वही सेम अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा। ये सुनकर सेल्वर काफी हैरान हो जाता है। एंड यहीं पर हो जाता है ये ऑसम एपिसोड खत्म। मेक श्योर कि तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 300 के सब्सक्राइबर्स। और इस वीडियो के नीचे भर भर के कमेंट्स और लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।